अमेरिका और इजरायल ईरान को हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहा है और इसकी वजह भी सॉलिड है। वो वजह है ईरान की सैन्य ताकत। ईरान के पास रेगुलर मिलिट्री पारंपरिक आर्म्ड फोर्स भी है जो देश की रक्षा करती है। वहीं इस देश के पास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC भी है जिसका सीधा संपर्क ईरान के सुप्रीम लीडर से होता है। ईरान के पास पहले से अपनी आर्मी थी, लेकिन IRGC की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि क्रांति के बाद की नेतृत्व को क्रांति से पहले की सेना की वफादारी पर भरोसा नहीं था और वो एक ऐसी सेना चाहते थे जो नई सरकार के प्रति पूरी तरह वफादार हो। आतिश का मकसद नेशनल डिफेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी देना है। वहीं IRGC का निर्माण इस्लामिक क्रांति और शासन की रक्षा के लिए किया गया। आतिश को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करना होता है, वहीं IRGC सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। आतिश में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स आते हैं। वहीं IRGC के पास अपनी ग्राउंड, नेवी, एयर ब्रांच, कुछ बासिज है। आतिश कन्वेंशनल वॉरफेयर पर नजर रखती है। IRGC आइडियोलॉजिकल, अनकन्वेंशनल और इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। आतिश का स्टेट पॉलिटिक्स में लिमिटेड रोल है, लेकिन IRGC ईरान की इकोनॉमी के साथ ही स्टेट पॉलिटिक्स में भी अहम रोल निभाती है। तो IRGC का जिक्र यहां पर आप देख रहे थे किस तरीके से वहां दो सेनाएं हैं। एक तो IRGC जिसको खामनेई के लिए तैयार किया गया था, खामनेई ने खुद ही अपने लिए उसको यहां पर तैयार किया था एक अलग क्रांति जब वहां पर आई थी, और दूसरी आपने देखा कि जो सेना वहां पर है वो किस तरीके से ऑपरेट यहां पर करती है। गेस्ट लगातार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। शैलेंद्र जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, कर्नल दानवीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और रविंदर जी भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्योंकि लगातार आप पूरी इस वॉर को देखते चले आए हैं और जिस तरीके से आपने इंटरनेशनल अफेयर्स कवर किए हैं, आप अच्छी खासी जानकारी यहाँ पर रखते हैं। IRGC की भूमिका इस वक्त आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरीके से तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, खामनेई को आपने खत्म कर दिया, उसके बाद ये स्थितियां IRGC को लीड कौन कर रहा है? खुद ही वो चल लेगी, इतनी सक्षम है क्या? देखिए, माना यह जा रहा है कि जिस तरह से IRGC ऑपरेट कर रही है, ना सिर्फ इजराइल पे बल्कि उसने आसपास की कम से कम 11 देशों पर उन्होंने हमले हाल ही के दिनों में किए हैं। तो जाहिर तौर पर माना यह जा रहा है कि जिस तरह से अली खामनेई की मौत हुई, उससे पहले ही यह तय कर लिया गया था कि अगर ईरान पे हमला होता है तो जवाब कैसा होगा, जवाब किस सूरत का होगा, ये पहले से तय कर लिया गया था। इंस्ट्रक्शंस पहले से दे दिए गए थे। ये भी कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि पहले ही स्ट्राइक के अंदर IRGC के बहुत से कमांडर्स भी मारे गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस जंग को आखिर चला कौन रहा है, इस पे जब सवाल पूछा गया राष्ट्रपति ट्रंप से, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं शख्स कौन है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता। लेकिन अहम बात यह है कि जो IRGC का ऑपरेशंस हैं वो हम सब देख पा रहे हैं कि अभी तक लगातार जो है ईरान की तरफ से आसपास के देशों में जो भी अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन एम्बेसीज हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, वहां पर लगातार हमले जारी हैं। इसी बीच ये भी खबर आ रही है वॉशिंगटन पोस्ट से, जिसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, अमेरिका भी हैरान है जिस तरह का रिस्पॉन्स IRGC की तरफ से आ रहा है। जी रविंदर जी, आपको क्या लगता है IRGC जिस तरीके से अभी इस वक्त काम कर रहा है, अलग अलग 10 देशों पे लगातार उसने टारगेट यहां पर किया, एक जो दबाव बनाने की कोशिश लगातार ईरान की ओर से हो रही थी अमेरिका इजराइल पर इन हमलों के जरिए, अब रियाद में आपने देखा किस तरीके से वहां माहौल गरमाया हुआ है। इसके अलावा कई सारे ऐसे देश हैं जहां से कह दिया है अमेरिका ने अपने नागरिकों को कि आप अपना सामान वामान लीजिए और वहां से निकलिए। तो आपको लग रहा है कि अब वो दबाव बन पाएगा इस वक्त अमेरिका इजराइल पर? काउंटर तो हो ही रहा है, काउंटर पंच तो कर ही रहा है रेवोल्यूशनरी गार्ड, राइट। और ध्यान रखिए, जैसे भी बात हो रही है, जब रेवोल्यूशनरी गार्ड बना था खोमेनी के द्वारा बनाया गया था, जब रेवोल्यूशन ऑफ द 79 में, क्योंकि इनको पुरानी आर्मी पे विश्वास नहीं था, राइट। और रिपब्लिकन गार्ड को धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन करा गया। इनफैक्ट जो इनकी इस समय जो ड्रोन प्रोग्राम्स हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स हैं, सारे इनके IRGC के अंतर्गत आते हैं। दैट इज वन। सेकेंडली एक चीज और है, IRGC का एक बिजनेस एम्पायर भी है। ये जो तेल बेचते हैं, इसकी ब्लैक मार्केट में जो सैंक्शंस लगी हुई थी, वो IRGC की कंपनीज के द्वारा ट्रेडिंग करी जाती है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है वो भी IRGC के पास है काफी सारे। कुछ हद तक जैसे पाकिस्तान की आर्मी है, कहने को तो आर्मी है पर आधा बिजनेस पाकिस्तान आर्मी चलाती है, राइट, फौजी फाउंडेशन के द्वारा। तो कुछ हद तक IRGC भी उसी तरह का है कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है इसका। तो एक तरह से मानिए कि उनको अपनी अर्निंग का मैकेनिज्म या मेथड पॉलिटिक्स को भी ये लोग इफेक्ट करते हैं। ओह एब्सोल्युटली यस। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी तक ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, ये बहुत ही डेडिकेटेड रूप से, साइलेंट रूप से सुप्रीम लीडर को डेडिकेटेड था, अपने आप पीछे रहता था, अपनी शक्ल ज्यादा नहीं दिखाता, चाहे जो भी इनका हेड था, राइट। बट अब क्वेश्चन ये भी आ रहा है इस समय कि जब सुप्रीम लीडर्स मारे गए हैं,
तो क्या रेवोल्यूशनरी गार्ड एक ज्यादा प्रोमिनेंट विजिबल रोल प्ले करेगा बेशक, और किस तरीके से आगे में? एक्शन यहाँ पर लेगा ये भी बहुत ज्यादा अहम है। बहुत अहम सवाल आपने यहाँ पर उठाया, देखिए रविंदर जी। लेकिन देखिए वहीं जंग के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, जहां पर ईरानी सरकारी टीवी चैनल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एंकर कहते हैं कि हम पर अटैक नहीं हो सकता, अल्लाह हमारी रक्षा करेगा, पर तभी वहां पर अचानक से अटैक हो जाता है। वो तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इससे पहले हमने एक और तस्वीर आपको दिखाई थी, खamenei का अंत जब हुआ था तो भी वहां पर एंकर्स किस तरीके से रोते हुए दिखे। आप देखिए कैसे वहां के टीवी चैनल में स्टूडियो के अंदर आप देखिए अचानक से अटैक वहां पर हुआ। आप देखिए एंकर वहां पर कह रही हैं कि अल्लाह उनको बचाएगा, लेकिन तभी अचानक से एक बड़ा ब्लास्ट वहां पर होता है। आप देखिए एंकर भागती हुई, स्टूडियो के पूरे परखचे वहां उड़े हुए दिख रहे हैं। آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استدیو آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استدیو तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइलें बना बनाकर जिस तरीके से ईरान ने यहां पर चिंगारी भड़काई, वही चिंगारी अब उसको खत्म करने पर तुली हुई है। तस्वीरें एक बार यहां पर आपने देखी। इसके अलावा ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बीच ब्रिटेन से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि उनका देश ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल की जंग में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के पीएम ने कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल के शुरुआती साझा हमले का समर्थन न करने के अपने फैसले पर कायम है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले के लिए ब्रिटेन से उसकी डिएगो गार्सिया हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने की अनुमति यहां पर मांगी थी और ब्रिटेन ने इसकी मंजूरी देने में देरी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए स्टार्मर की आलोचना भी की थी और स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में क्या है, इसका आंकलन करना उनका कर्तव्य है। और देखिए ईरान अलग थलग इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के बहुत देश दुश्मन इस वक्त हो गए हैं। क्या ईरान एक साथ 16 देशों से टकराव की स्थिति में है? इजरायल और अमेरिका के साथ खाड़ी देशों और यूरोपीय ताकतों के नाम की लिस्ट अब सामने आ चुकी है और एक नजर डालते हैं कि आखिर वो कौन कौन से दुश्मन हैं जो ईरान को एक आंख भी नहीं सुहाते। तो चलिए अब आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले इजरायल, फिर आता है अमेरिका, वो तो आपने देख ही लिया। यूएई भी उसमें एक ऐसा देश है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस, ये तमाम ऐसे देश हैं जो एक आंख भी, एक फूटी कौड़ी भी यहां पर देखिए बिल्कुल भी ईरान को सुहाते नहीं। हालांकि ओमान एक ऐसा देश यहां पर था जिसके संबंध ईरान के साथ थोड़े अच्छे थे, अमेरिका के साथ भी उतने ही बेहतर थे, एक न्यूट्रल इमेज वहां पर थी। लेकिन जिस तरीके से ओमान को भी टारगेट किया गया, वहां पर भी यूएससी मिलिट्री बेस पर टारगेट किया गया ईरान की ओर से, और जिस तरीके से हार्मुज स्ट्रेट में भी जो हालात बने हुए हैं जिसको मिलकर ओमान और ईरान यहां पर ऑपरेट करते थे, इसके बाद लगता है ऐसा नहीं कि ओमान बिल्कुल भी यहां पर साथ देता हुआ नजर आएगा इस वक्त ईरान के। और देखिए जंग हर दिन तेज हो रही है। इजरायल के अटैक पर ईरान का काउंटर अटैक भी लगातार जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, 8 अलग अलग तस्वीरें महायुद्ध से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायल की एयर स्ट्राइक लगातार हो रही है। इसके अलावा लेबनान में भी बड़ी तबाही देखने को मिली। लेबनान साथी रहा है ईरान का, हिजबुल्लाह वहीं से ऑपरेट करता है और देखिए आयरन डोम एक्टिव कर दिए गए हैं जगह जगह पर। इसके अलावा युद्ध में ग्रीस की एंट्री भी अब हो चुकी है। इराक पर ड्रोन अटैक यहां पर हुआ। इसके अलावा हिजबुल्लाह ठिकानों पर तो प्रहार लगातार हो ही रहे हैं और फतेह 110 मिसाइल से भी ये हमले यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। तो युद्ध से जुड़ी हुई ये अलग अलग तस्वीरें, भयंकर हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट पर लगातार बने हुए हैं। देखिए कर्नल दानवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, क्या मतलब मिडिल ईस्ट बहुत बुरी तरीके से इस वक्त क्षतिग्रस्त हुआ है, कितना वक्त लगेगा सब सुधरने में, और क्या आपको लगता है अब IRGC है, आर्मी वहां पर बची है, खामनेई के कुछ समर्थक होंगे, उसके बाद तो ईरान में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते इस युद्ध को, जो खामनेई चाहते हैं कि अमेरिका आके ओवरटेक कर ले? देखिए ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो बहुत खुश हैं, लेकिन अपनी खुशी का खुलेआम इजहार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी उनको ये डर है कि कहीं अमेरिका रिजीम के साथ में या जो भी कोई वहाँ पर लीडर नियुक्त होता है उसके साथ में कोई डील ना कर ले। और इसकी बात भी ट्रंप ने करी थी कि हम बात कर रहे हैं और हमारे बीच में बातचीत चल रही है। तो इससे आम नागरिक जो खamenei के जाने के बाद में खुश है वो पूरी तरह खुल के नहीं आ पा रहा है। उनको लग रहा है कि अगर एक डील हो गई तो दोबारा से रिजीम उनके ऊपर टॉर्चर करेगी, उनको टारगेट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डर वहाँ पर फैला हुआ है एक।
और दूसरी चीज़ जो आपने ओमान का जिक्र किया कि ओमान के ऊपर हमला किया और अब फिर से ओमान जो न्यूट्रल था अब वो शायद न्यूट्रल नहीं रहेगा, तो इसमें अरगाची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जब बात हुई अल जजीरा चैनल पर, तो उन्होंने बोला कि हमारे नियंत्रण में IRGC नहीं है, क्योंकि आपने IRGC का भी जिक्र किया। उन्होंने क्लियर कट बताया कि IRGC उनके कंट्रोल में नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। उन लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि जब अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे तो लीडरशिप कॉल आउट होगी, निकाली जाएगी, और उसके बाद लड़ाई कैसे करी जाएगी उस पर ध्यान देते हुए उन्होंने एक प्लान बनाया था और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जैसा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनके कंट्रोल में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये क्लियर कट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा IRGC और ईरान के बीच में। जी, देखना होगा IRGC अब किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट करता है। जब जिस तरीके के हालात पैदा किए हैं, देखिए ईरान ने, कोई दो राय नहीं है कि वो डट कर सामना तो कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा अमेरिका इजराइल का, यही बहुत बड़ा सवाल है। आएंगे इस वापस डिबेट पर, लेकिन देखिए इस बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए जा रहे सैन्य कार्रवाई और फिर ईरान के जवाबी हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर हुए हमले अगला फेज और भी ज्यादा इसका खतरनाक होगा। ईरान को अभी ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना बाकी है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका का ईरान पर हमला किसी स्कूल या नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नहीं है। अमेरिका का लक्ष्य है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने और लॉन्च करने की क्षमता और उसकी नौसैनिक ताकत को कमजोर करना। लेकिन देखिए जब हमले होते हैं तो आपने भी देखा कैसी भगदड़ मचती है और कहीं पर भी मिसाइल आप अटैक कर सकते हैं। हो सकता है वहां पर कोई आम नागरिक रह रहा हो, उसको नुकसान पहुंच जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कोई भी आम नागरिकों को वहां पर नुकसान नहीं होगा। The hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. तो मार्को रूबियो का आप यहाँ पर सुन रहे थे। इसी के अलावा आपको ये भी बता दें कि बहरीन में ईरान के समर्थन में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला यहाँ पर कर दिया है और बहरीन में जगह जगह जमकर आगजनी वहां पर देखी गई। तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे और बहरीन है, ये बहरीन में देखिए ईरान के समर्थन में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। देखिए कई सारे जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो अलग अलग देशों में यहाँ पर हैं। ईरान तो इसमें था ही, इसके अलावा भी आपने पाकिस्तान में भी इस तरीके से खamenei की मौत के बाद वो तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी। बहरीन में भी ईरानी समर्थक बहुत सारे हैं। इराक में भी कई सारे ऐसे समर्थक है, बाकायदा वहां पर तो कई फोर्सेस भी हैं जो ईरान के समर्थन में काम करती है और उसी में उग्र प्रदर्शन देखने को यहां पर मिल रहा है। वही तमाम लोग उठ खड़े यहां पर हुए हैं और आप देखिए बहरीन में क्या हालात यहां पर हैं। बाकायदा इसके अलावा मिसाइल्स तो यहां दागी जा रही है ईरान की ओर से, लेकिन वहां पर अंदर भी जो कट्टर समर्थक खamenei के रहे हैं, खamenei के ही मैं कहूंगी, ईरान के नहीं कहूंगी, क्योंकि खamenei एक बहुत बड़ा चेहरा शिया मुसलमानों के लिए थे और ऐसे में लगातार आपने देखा किस तरीके से बाकायदा कई जगह पर उस वक्त भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। और ऐसे में ये तस्वीर जो सामने आ रही है ये बहरीन से ही सामने आ रही है, जहां पर ईरान के समर्थन में लोग उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने झड़पें वहां पर की, लगातार आगजनी की गई, वहां पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई इमारतों को नुकसान भी बाकायदा वहां पर पहुंचा, ऐसी खबरें भी वहां से सामने आ रही हैं। और पुलिस पर भी हमला किया गया प्रदर्शनकारियों की ओर से, पुलिस पर भी ये पथराव यहां पर है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ कब तक पूरे मिडिल ईस्ट में यहां पर होता हुआ दिखेगा। और देखिए सऊदी रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा दावा सामने आया, जहां पर ईरान के 8 ड्रोन मार गिराए गए हैं और रियाद और अल खारज के पास ये 8 ड्रोन यहां पर मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सऊदी अरब भी आप देखिए किस तरीके से सऊदी अरब में भी कई सारी लगातार तस्वीरें जो वहां से सामने आई। इसके अलावा वहां पर जो अटैक यहां पर किए गए, आप देखिए अमेरिकी पायलट को यहां पर नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी पायलट यहां पर आप देख रहे हैं वो ऑपरेट वहां पर कर रहे थे, कई सारे यूएस बेसेस वहां पर मौजूद हैं। कुवैत के नागरिक ये बताए जा रहे हैं। कुवैत में अमेरिकी फाइटर विमान के क्रैश होने के बाद अब आप देखिए अमेरिकी पायलट को वहां पर लोकल लोगों ने घेर लिया। कुछ देर तक उसे दुश्मन मुल्क का वो समझते रहे, लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये कहां से है, लेकिन बाद में बार बार समझाने की कोशिश यहां पर उसकी ओर से की जाती है, पायलट की ओर से। और उसी पर आप देखिए किस तरीके का कंफ्यूजन वहां पर होता हुआ दिखा। रविंदर जी तस्वीर हम यहां पर दिखा रहे हैं जो कि कुवैत से है, लेकिन वहां पर अमेरिका का एक विमान गिर जाता है, फिर पायलट समझाता रहता है कि मैं अमेरिकी हूं, लेकिन लोग उसको छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसी भी कंफ्यूजन सामने आ रही है। या डेफिनेटली देखिए वॉर में तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशन, और तभी कहा जाता है कि वॉर में कहीं से कहीं चीज स्पाइरल हो जाती है, कह नहीं सकते, राइट। आई मीन ये भी कहा जाता है हमेशा कि जब
वॉर में जाते हो तो जितने आपके बैटल प्लान्स बने होते हैं उनको सब भूल जाओ, क्योंकि वॉर जिस 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 रास्ते चलेगी, जिस चाल चलेगी, आप उसको कह नहीं सकते। वन सेकेंडली, कुवैत में ये जो है, आई थिंक नंबर है, ये 3 एयरक्राफ्ट गिरे हैं अमेरिका के, और शायद उनमें ये कहा जा रहा है कि वो कुवैती एयर डिफेंस ने उन्हें मिस्टेक कर लिया कि एनिमी एयरक्राफ्ट हैं। इस कारण इन 3 को, आई मीन ये 3 एयरक्राफ्ट गिरे, और अमेरिका भी कह रहा है अंडर फ्रेंडली फायर। तो वो है वहां पर। अभी बाय द वे, अभी आप स्पेन की बात कर रहे थे कुछ समय पहले, तो मेरे को याद आ रहा था एक जमाने में, देखिए स्पेन तो अब छोटा देश हो गया, एक जमाने में स्पेनिश एम्पायर होता था पूरी दुनिया में। तो एम्पायर्स जो होते हैं ना, आते भी हैं जाते भी हैं। इनफैक्ट अमेरिका की जो डिस्कवरी हुई वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो करी, वो स्पेन से ही जी तो गया था, राइट। तो मतलब हिस्ट्री एंड वक्त की बात देखनी होती है। अच्छा, अदरवाइज स्पेन ये एक अलग काफी अपनी अप्रोच ले रहा है। इसने इनफैक्ट पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये बेंजामिन नेतन्याहू को कहता है कि वॉर क्रिमिनल है, जी स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो यूरोप के अंदर भी अब टसल या डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं विद रिगार्ड्स टू इजराइल बेशक, एंड आप सबकी जो अमेरिका। एक तरीके से रविंदर जी विचारधाराएं हैं ना, वो आप खुल खुलकर सामने आ रही हैं।